नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। चर्चा की जा रही थी कक्षा 9 इतिहास यानी जो समकालीन भारत एवं विश्व है। कक्षा 9 की जो इतिहास की किताब है उसका पाठ नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। इसके दो भागों पर हम चर्चा कर चुके थे। जैसे कि आप लोगों ने भाग 1 और भाग 2 में देखा किस तरीके से जार शाही राजवंश यहाँ पर शासन करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से रूस में अनेक दल बने थे, जैसे समाजवादी, लोकतांत्रिक, श्रमिक दल, सोशल डेमोक्रेटिक, लेबर पार्टी, साथ ही साथ मेनसेविक दल और बोल्शेविक दल। इन सब के विषय में हम चर्चा कर चुके थे। आज उससे आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पेट्रोग्राड में फरवरी क्रांति, किस तरीके से यहाँ पर फरवरी क्रांति हुई थी। जो फरवरी की क्रांति थी वह आखिर मार्च में क्यों हुई थी, इसके विषय में भी हम यहाँ पर जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि इन सब क्रांतियों में किस किस ने नेतृत्व किया था और किस लिए आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वह क्यों मनाया जाता है, इस सब पर यहाँ पर हमें जानने का मौका मिलेगा। ये चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रतिदिन कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 NCERT किताबों के आधार पर चर्चा की जाती है। ये चर्चाएं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वालों के लिए तो लाभदायक हैं ही हैं, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले साथियों के लिए भी यह चर्चाएं काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये चर्चा जैसे कि हम देखें, पेट्रोग्राड में फरवरी क्रांति 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राड की हालत बहुत ख़राब थी। लगता था मानो जनता मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शहर की बनावट की गई है। मानो कि शहर की जो बनावट की गई थी वह जनता का ध्यान रख करके ही की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। जो मजदूरों के क्वार्टर थे और मकान थे वह मान लीजिए रेवा नदी है इसके दाएं तट पर थे, जबकि बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, इस ओर जो बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके थे, विंटर पैलेस यानी जहां पर राजा जाड़ों में रहा करते थे, और सरकारी इमारतें थी जिस महल में ड्यूमा की बैठकें होती थी वह भी इसी तरफ था, मतलब बाएं तरफ था। जिस तरफ राजा का विंटर पैलेस था, इसी तरफ जो ड्यूमा वहाँ रूस की उस समय की संसद हुआ करती थी उसकी भी बैठकें हुआ करती थी। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही थी। 1917 की बात है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं। जाड़ों के मौसम में जो मजदूरों के इलाके थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा, नेवा नदी के दाएं तट पर थे, और वहाँ पर जो खाने का प्रबंध था, वहाँ मजदूरों के इलाके में एक ठंड पर जो ठंड पड़ी थी वहाँ पर काफ़ी समस्या हो गई थी। खाद्य पदार्थों की भारी कमी थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे। जैसे कि हम पिछले भागों में देख रहे थे कि किस प्रकार से जो राजा थे उन्होंने ड्यूमा का गठन किया, लेकिन धीरे धीरे उसे समाप्त करने की अनेक कोशिशें की और अंततः उसे समाप्त भी कर दिया। और जो संसदीय प्रतिनिधि थे वह ऐसा नहीं चाहते थे, वह चाहते थे कि जो ड्यूमा है उसका शासन भी रहे और यह सस्ता भी बरकरार रहे। इसीलिए जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध वो लोग कर रहे थे जो संसदीय प्रतिनिधि थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। इसके अगले दिन इस फैक्ट्री में मजदूर
समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। 22 फरवरी का दिन था और उस दिन एक फैक्ट्री पर क्या कर दी, तालाबंदी कर दी। इसके समर्थन में जो रेवा नदी के दाएं तट पर अनेक कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, उद्योग थे, लगभग 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चित्र में, जैसे कि मजदूर यहाँ पर बैठे हुए हैं और तालाबंदी यहाँ पर जो भी कंपनियां, सॉरी, ये विंटर पैलेस के बाहर आ गए हैं। अभी इसे हम देखेंगे। बहुत सारे कारखाने में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया है। 22 फरवरी, असल में जो 22 फरवरी का दिन था वह 8 मार्च का दिन होता है, क्योंकि आज जो कैलेंडर चलता है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरे विश्व में चलता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन उस समय जो रूस में 1 फरवरी 1918 तक जो कैलेंडर चलता था वह जूलियन कैलेंडर चलता था। जूलियन कैलेंडर जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इससे 13 दिन पीछे था। अगर हम 22 फरवरी की बात करें तो 13 दिन अगर इसमें देखें तो 6 दिन वह होते हैं और 8 मार्च का दिन होता है या नहीं, अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर देखें। और ये डेट जो दी गई है, यह डेट जूलियन कैलेंडर के आधार पर दी गई है। इसीलिए 8 मार्च का दिन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। प्रश्न पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 फरवरी को जो दाएं तट पर स्थित फैक्ट्री थी वहाँ तालाबंदी की और अनेक महिलाओं ने वहाँ पर क्या कर दिया था, आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और नेतृत्व भी किया था। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। जो आंदोलनकारी थे वो राजधानी तक आ गए। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी जो आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने क्या कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। जब ये मजदूर वर्ग के लोग अपने इलाकों से दूसरी तरफ, या नहीं नदी के बाएं तट पर आए, जहां पर रिहायशी इलाके थे, जहां पर विंटर पैलेस था, जहां पर सरकारी कार्यालय थे, वो घेर लिए तो यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। ये 22 फरवरी की बात है या नहीं? अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर देखें तो 8 मार्च की बात है। लेकिन 24-25 तारीख को वो फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। जो रविवार 25 फरवरी का दिन था, उस दिन ड्यूमा को आखिरतः बर्खास्त कर दिया गया और सरकार ने इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। जो सरकार में जो ड्यूमा के सदस्य थे और 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत संख्या में बाएं तट के इलाके में फिर से इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने फिर पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। अब प्रश्न पूछा जाता है कि जो रूस की क्रांति हुई थी वह कब हुई? रूस की क्रांति, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, 27 फरवरी को हुई थी। लेकिन ऑप्शन आप लोगों को 27 फरवरी नहीं दिया रहेगा, क्योंकि ये जो 27 फरवरी है यह जूलियन कैलेंडर के आधार पर होता है, जबकि आधुनिक में ग्रेगोरियन कैलेंडर यहाँ पर चलता है, जो पूरे विश्व में चलता है। अगर हम इन 13 दिनों को देखें, जो ये जूलियन कैलेंडर था यह 13 दिन पीछे था। अगर इसमें हम 13 दिन और जोड़ दें तो 12 मार्च का समय यहाँ पर आता है, 12 मार्च का दिनांक होता है। इसीलिए जो प्रश्न पूछा जाता है कि फरवरी क्रांति कब हुई, आप लोगों से अगर 27 फरवरी ऑप्शन में न हो, 12 मार्च अगर आप लोगों को दिया हो, तो आप लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो रूस में फरवरी क्रांति हुई थी वह 12 मार्च को हुई थी।
सरकार ने स्थिति को नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए मना कर दिया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जैसे कि चित्र में आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ड्यूमा में जो पेट्रोग्राड में सोवियत की बैठक थी, यह फरवरी 1917 में हुई थी। यह बैठक यहाँ पर हो रही है, और जब पुलिस ने जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया तो गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी। मतलब जो पुलिस थी उन्होंने भी जनता का साथ दिया, क्योंकि जनता यहाँ पर पाव रोटी के लिए तड़प रही थी। बर्फ़ पड़ी हुई थी चारों ओर और जनता भुखमरी के दौर से गुजर रही थी, और पुलिस को भी लगा कि कहीं न कहीं हम क्या कर रहे हैं, राजा का साथ देकर अन्याय कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने अफसर पर भी गोली चला दी सैनिकों ने, और साथ ही साथ जो 3 दूसरी रेजिमेंट थी वो उन्होंने भी मजदूरों का साथ दिया। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राड सोवियत का जन्म हुआ था। जैसे कि हमने अभी चित्र में देखा कि जहाँ पर ड्यूमा की बैठक हो रही है 1917 में, वहाँ पर वो लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए। सोवियत कहने का मतलब है रूस में जो स्थानीय स्वशासी संगठन होते हैं उन्हें सोवियत कहा जाता है। अगले दिन एक प्रतिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 12 मार्च को गद्दी छोड़ दी। प्रश्न पूछा जाता है कि रूस में किस वंश का शासन था? जारशाही शासन था, जैसे कि हम अपने पिछले 1-2 भागों में चर्चा कर चुके हैं। 2 मार्च या नहीं, अगर हम आज के कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर देखें तो इसमें 13 दिन और जोड़ दें तो 15 मार्च का समय आता है। उस दिन रूस के जो जारशाही शासक थे उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। जो रूस के जो स्थानीय संगठन थे उन्होंने और जो ड्यूमा के सदस्य थे उन्होंने देश को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली गई, और रूस के भविष्य के बारे में फैसले लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी गई। उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही की को गति से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रूस में जो क्रांति हुई थी उसका मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ था? तो वह मुख्य केंद्र बिंदु था पेट्रोग्राद क्षेत्र में, या पेट्रोग्राद के जनता ने यहाँ पर विद्रोह किया था। फरवरी क्रांति के विषय में आप लोग यहाँ पर थोड़ी और जानकारी देखेंगे। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती थी कि वह क्रांति करें। रारेंज टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा बासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। प्रश्न जो पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस के रूप में या किस महिला की याद में मनाया जाता है? जो मार्फा बासिलेवा थे, इन्होंने एक हड़ताल को अकेले अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। मतलब जो महिला कामगार थे उन्होंने एक महिला दिवस के रूप में मनाया। जो मार्फा बासिलेवा थे इन्होंने उन सब महिलाओं को इकट्ठा किया, और जो पुरुष कामगार थे उनके हाथों में पुलिस कह गया शायद में, पुरुष कामगार थे उसे लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटरों का काम करने वाले मार्फा बासिलेवा ने भी काम रोक दिया और आनन फानन में हड़ताल का आह्वान कर डाला। जो मिलिंग मशीन में काम करते थे उन्होंने भी काम रोक दिया, हड़ताल कर दी। काम पर मौजूद मजदूर उनके समर्थन में पहले से ही तैयार थे। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया। उसके लिए पाव रोटी भिजवाई गई। जो यहाँ पर
मशीन में काम करते थे उनके लिए पाव रोटी भिजवाई गई, क्योंकि सूचना जो प्रबंधक वहाँ पर थे उनको पहुँचा दी गई थी। लेकिन उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम में लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उनसे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहते, तो उन्होंने पलट कर जवाब दिया, जब बाकी सारे भूखे हों तो वह अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि जब बाकी लोग अगर भूखे हैं तो वह अकेले खा करके क्या करेगी। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा हजूम सड़क पर निकल आया। मतलब पूरा आंदोलन यहाँ पर होने लगा। और आगे देखें हम यहाँ पर 3 माह पूरा हड़ताल यहाँ पर होने लगा। और फरवरी के बाद क्या होता है इस विषय में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फरवरी के बाद अंतरिम सरकार ने सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। जो अंतरिम सरकार थी उसमें ज़्यादातर कौन थे? सैनिक थे, सैनिक अधिकारी थे, भूस्वामी थे और उद्योगपति थे जो प्रभावशाली थे। उन्हें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। उसमें जो उदारवादी थे और समाजवादी थे वह जल्दी से जल्दी सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदियां क्या कर दी गई? हटा दी गई। निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राड सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई थी। मतलब छोटे छोटे जो राजनीतिक संगठन थे वह बना लिए गए और सरकार चलाने की जिम्मेदारी उनको दी गई। उस अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों ने निर्वासित नेता व्लादिमीर पुतिन जो थे व्लादिमीर लेनिन जो थे रूस लौट आए। जो व्लादिमीर लेनिन थे उन्हें देश निकाला कर दिया गया था या उन्हें देश छोड़ना पड़ा था। 1917 में जो मेन सेवक के अलावा जो दूसरी पार्टी थी बोल्शेविक, जो संख्या में ज़्यादा थे और उनके जो प्रमुख नेता थे लेनिन, वो वापस लौट आए। जब यह ट्रेन से वापस आ रहे थे 1917 में, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी अप्रैल थीसिस। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से लेनिन की पुस्तक का क्या नाम है? लेनिन की पुस्तक का नाम है अप्रैल थीसिस। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे और उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन के बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए और सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। जो लेनिन थे इन्होंने वापस अपने देश में आकर के जो 1914 से ही युद्ध चल रहा था और उस युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की और साथ ही साथ जो वहाँ की सारी ज़मीन थी उसे किसानों में बांटने की बात की और साथ ही साथ जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण करने की बात कही। इन 3 मांगों को लेकर लेनिन की अप्रैल थीसिस, ये प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से कि लेनिन की पुस्तक का क्या नाम था? लेनिन की पुस्तक का नाम अप्रैल थीसिस था। या प्रश्न पूछा जाएगा अप्रैल थीसिस किसकी रचना है या किसने लिखा था? उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि अब अपने रेडिकल उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। जब उन्होंने अप्रैल थीसिस नामक पुस्तक देखी, उनके पार्टी के लोगों ने उसके बारे में सुना तो उन्हें हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्रियां चलाने के लिए मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों को तादाद जो ट्रेड यूनियन थे उनकी तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे।
जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा दी जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जो सरकार थी उन्होंने जो मजदूर थे उनके नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में सॉरी बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शन का भारी दमन किया गया। जो 1917 का साल था, उसी माह जुलाई में 1917 में बोल्शेविकों ने जो सभाएं या प्रदर्शन किए उसका दमन किया गया। बहुत सारे इलाके बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। बहुत सारे जगह पर जो बोल्शेविक थे या उसके जो नेता थे उन्हें छिपना या वहाँ से भागना पड़ा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अप्रैल 1917 में मजदूरों को संबोधित कर रहे हैं लेनिन यहाँ पर, और एक बोल्शेविक छवि यहाँ पर दिखाई गई है। लेनिन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके से मजदूरों को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद देखें कि किस तरीके से बोल्शेविकों के नेताओं को यहाँ पर छिपना या भागना पड़ा। गांव में किसान और उसके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरित के लिए दबाव डालने लगे। जो गांव में किसान थे या समाजवादी क्रांतिकारी थे उनके नेता भूमि को दोबारा बांटने के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जुलाई में यहाँ 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा जो गोलाबारी का दृश्य है ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। सेना किस तरीके से बोल्शेविक जो समर्थक थे उन पर गोलियां चला रही है और लोग किस तरीके से यहाँ पर अपने आप का बचाव कर रहे हैं। उसके बाद देखें अक्टूबर की क्रांति। यहाँ पर अक्टूबर की क्रांति को देखने से पहले जो चीज़ हम पहले बता रहे थे कि रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। प्रश्न पूछा जाएगा कि जूलियन कैलेंडर किस देश में अपनाया जाता था या उसका अनुसरण किया जाता था। रूस में किया जाता था। और इसके बाद रूसी सरकार कब तक अपनाया गया? 1 फरवरी 1918 तक। उसके बाद जो रूसी सरकार थी इसने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से क्या था, 13 दिन आगे चलता था। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से जो फरवरी क्रांति 12 मार्च को हुई वह हुई थी, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों ने 27 फरवरी पढ़ा और आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि वहाँ पर 27 फरवरी को क्रांति हुई थी और क्यों आप लोगों को उत्तर 12 मार्च करना है, क्योंकि रूसी जो कैलेंडर था जूलियन कैलेंडर यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से क्या था, 13 दिन पीछे था। इसीलिए जो 27 फरवरी की क्रांति थी अगर उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर देखें तो वह 12 मार्च को हुई थी। इसी तरीके से जो अक्टूबर क्रांति थी यह 7 नवंबर को हुई थी। आप लोग दोनों ही क्रांतियों की डेट यहाँ पर याद रखेंगे। 7 नवंबर को अक्टूबर क्रांति और साथ ही साथ फरवरी क्रांति की अगर बात की जाए तो फरवरी क्रांति 12 मार्च को हुई थी। आगे हम चर्चा करते हैं जो अक्टूबर है 1917 में जो क्रांति हुई थी, अक्टूबर की क्रांति या नहीं जो 7 नवंबर को हुई थी, उस क्रांति के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करें। ये चर्चा देखें। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। जैसे जैसे इन बोल्शेविकों और अंतरिम सरकार के बीच जो तनाव था वह बढ़ा, तो लेनिन को जो अंतरिम सरकार थी उसके द्वारा तानाशाही थोपने की आशंका होने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री
सेवितों में मजदूर बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी की को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए ट्रास्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। जो रूस के प्रमुख नेता थे उसमें लेनिन के साथ साथ ट्रास्की का भी प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है और इनको क्या बना दिया गया, एक सैनिक क्रांतिकारी संगठन की समिति का गठन इनके नेतृत्व में किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री जो केरेंस्की थे इन्होंने सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करके शहर के बाहर चले गए। जो केरेंस्की उस समय अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या किया, पुलिस टुकड़ियों को तैनात किया और शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल लिया। टेलीफोन और टेलीग्राम दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समितियों ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। प्रश्न कभी ये भी आ सकता है कि अरोरा नामक युद्धपोत ने किस जगह पर बमबारी शुरू की। विंटर पैलेस पर जो कि रूस की जारशाही वंश का या उसकी सरकार का जो अंतरिम सरकार थी उसका महल हुआ करता था या उसका एक प्रकार से संसद हुआ करता था। अन्य युद्ध पोतों ने भी नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समितियों के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया गया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी हुई। खास तौर पर मास्को में यह गोलाबारी हुई, लेकिन दिसंबर तक मास्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का क्या हो गया, नियंत्रण स्थापित हो गया। आप यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ देख पा रहे होंगे, जैसे कि 1850 से 1880 के बीच का समय देखें तो रूस में समाजवाद पर बहस इस समय में हुई और 1898 में देखें तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई। 1905 में खूनी रविवार और 1905 की क्रांति हुई। प्रश्न पूछा जाता है कि खूनी रविवार की घटना कब हुई। खूनी रविवार की घटना 1905 में हुई। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 मार्च को जार का पदत्याग और 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राड में बोल्शेविक विद्रोह, या नहीं जो 7 नवंबर की क्रांति थी। 13 दिन आप इसमें जोड़ देंगे। 1918-20 में गृह युद्ध हुआ और 1919 में जो कॉमिन्टर्न का गठन था वह हुआ था और साथ ही साथ 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत हुई थी। यहाँ रूस में कॉमिन्टर्न की अगर बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से लिया गया है या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल शब्द का क्या है, संक्षिप्त रूप है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे पेट्रोग्राद में लेनिन बाएं में है और ट्रास्की यहाँ पर दाएं में है। किस तरीके से यहाँ पर इन दोनों नेताओं को दिखाया गया है और किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने जो बोल्शेविक पार्टी थी उसकी सत्ता को स्थापित किया और जो सामूहिकरण की शुरुआत थी वह किया। उसके बाद हम देखें अक्टूबर के बाद क्या बदला, हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। जो बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। बहुत सारे दल ऐसे थे रूस में कि जो व्यक्तिगत संपत्ति की बात करते थे, लेकिन जो बोल्शेविक थे यह व्यक्तिगत संपत्ति के पक्ष में नहीं थे। उनका
उन्होंने राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया। स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उसके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघर जो बेघर ज़रूरतमंद लोग थे उनको रहने की जगह दी जा सके। देख सकते हैं अक्टूबर के बाद जब बोल्शेविक दल की यहाँ पर सत्ता स्थापित होती है, तो जो बड़े बड़े घर थे उनको सिर्फ रहने के लिए, जो लोग थे वहाँ पर घरों के मालिक थे उनको जगह दी गई, और बाकी हिस्सा जो घर का था वह अनेक लोगों में बांट दी गई जिनके पास अपने घर नहीं थे। और साथ ही साथ जो ज़मीन थी वह आम जनता को खुली छूट दे दी गई थी, कि जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास बहुत सारी भूमि थी उनको लूटने की खुली छूट दे दी गई। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन की स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी बुद्योनोका का चुनाव किया गया था। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सोवियत टोपी किस प्रकार से चुना गया था। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सोवियत टोपी जो बुद्योनोका है, यह पहने एक सिपाही है, जो यहाँ पर क्या थी, इनकी एक पहचान थी। उसके बाद हम आगे चर्चा करें, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी या नहीं बोल्शेविक कर दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इस चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। 1918 में असेंबली में बोल्शेविकों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन के असेंबली बर्खास्त कर दी गई। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी स्वायत्त कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। और मार्च 1918 में राजनीतिक सहयोगियों की असमत के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लियोस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी स्वायत्त कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी स्वायत्त कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया, बोल्शेविकी की आलोचना करने वालों को क्या करते थे, दंडित करते थे। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। 1917 में सत्र के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोहभंग भी होने लगा। आप देख पा रहे होंगे मॉस्को में मई दिवस का प्रदर्शन 1918 में यहाँ पर आप लोग जैसे कि चित्र में देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके किस तरीके से यहाँ पर रूसी ग्रामीण इलाकों का दृष्टिकोण था, वो देखें। 25 अक्टूबर 1905 को ही क्रांति उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गांव में पहुंच गई। लोगों ने खूब खुशियां मनाई। किसानों के लिए इसका मतलब था कि मुफ्त ज़मीन और युद्ध का खात्मा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई, उसके खेत कब्जे में ले लिए गए और उसके विशाल काय बाग के पेड़ काट कर सारी लकड़ियां किसानों के बीच बांट दी गई। अक्टूबर की क्रांति जब हुई थी या नहीं 7 नवंबर को, या रूसी कैलेंडर जूलियन कैलेंडर के आधार पर देखें हम तो यह 25 अक्टूबर को हुई थी। और उसकी जो सारी इमारतें थी उसे तोड़ दिया गया और ज़मीन किसानों के बीच बांट दी गई और नई स्वायत्त जिंदगी जीने
को तैयार हो गए थे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें, एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजा खत में लिखा है कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से शांतिपूर्वक पूरा हो गया। उसने कहा कि जो तख्ता पलट था वो बिल्कुल शांतिपूर्वक हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिसाइल मिखाइलोविच जागीर का मालिक या नहीं शांत था। लड़कियां भी, इसमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता का से बात करता है। हमारे पास 2 गाय और 2 घोड़े छोड़ दिए गए हैं। नौकर बार बार उन्हें यही कहते हैं कि हमारी फिक्र न करें, उन्हें जीने दें, उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है, हम उसके मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। ये वो कहते हैं कि अपने मित्र को वह जब पत्र लिख रहे हैं। और अफवाह है कि कई गांव के लोग कमेटियों को बाहर निकालकर पूरी जागीर दोबारा मिखाइल या नहीं मिखाइलेविच को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। आइए आगे देखें कि क्या होता है रूस में। इसके बाद जो रूस में 2 क्रांतियां हुई थी, उसके बाद रूस में गृह युद्ध छिड़ जाता है और हालत यहाँ पर बड़ी ख़राब हो चुके होते हैं। इस पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। यह रूसी क्रांति से संबंधित हमारा कक्षा 9 का जो पाठ 2 है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, उसका भाग 3 था। इसके एक भाग में हम और चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इसके अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहें। तब तक के लिए मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।